बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों, लेकिन उनका लगातार बरसना बड़ी नदियों के लिए बहाव बन जाता है। वैसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। आपने देखा होगा, रात में बारिश हो रही, फिन 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 फिन, मतलब हल्की हल्की, और सुबह जब आप उठते हो बारिश के दिनों में, याद करो, दरवाजे देखते हो, छत से देखते हो तो सब खेत खलियान, प्लॉट, सड़कें, सब चारों तरफ पानी से लबालब भरी हुई हैं। और बारिश कैसी हो रही? हल्की हल्की, फिन 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 फिन, हल्की हल्की बारिश हो रही, लेकिन वो छोटी छोटी बूंदें पूरे क्षेत्र को जलमग्न कर देती हैं, क्योंकि वो लगातार बरस रही हैं। वैसे ही हमारे जीवन में अगर हम छोटा छोटा प्रयास करते रहें, थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें, एक टेबल डेली, एक टेबल डेली, एक पेज डेली, मीनिंग याद करें, जीके याद करें, सूत्र याद करें, तो एक दिन आप देखोगे कि 100 तक टेबल याद हो गया। आप इंग्लिश की मीनिंग में महारत हासिल कर लेते हो, हिंदी के पर्यायवाची विलोम याद हो जाते हैं। लेकिन क्या है, लगातार थोड़ा थोड़ा। लेकिन आदत कौन सी पड़ी है? जिस दिन आज तो मैं पूरा पढ़ूंगा दिन भर, फिर हफ्ते भर गोला मार दिया। ये सब आदतें छोड़ो, टाइम टेबल बनाओ, इतने घंटे पढ़ना है, और इतने घंटे नहीं पढ़ना, इतना अच्छे से पढ़ना है। घंटा तो पूरा हो जाएगा, काम खत्म, पढ़ तो लिया, बैठे रहे, लेकिन पढ़ाई क्या हुई ये तो नहीं कुछ मालूम। ये कब मालूम पड़ता है? जब टेस्ट होता है। तो इस वजह से जैसे छोटी छोटी बूंदें बारिश की नदियों के लिए बहाव बन सकती हैं, नदियों में बाढ़ ला सकती हैं, वैसे छोटे छोटे प्रयास हमें सफलता के शिखर तक पहुंचा सकते हैं। तो आप सभी का एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल वाइब्रेंट सुधीर तिवारी में। आज हम आपको छोटे छोटे प्रयासों से यूनिटरी मेथड, एक एक नियम से संबंधित प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आपको पूरा वीडियो देखना है, छोड़ना नहीं है। पूरा वीडियो देखोगे तभी इसका लाभ उठा पाओगे। तो आप पूरा वीडियो देखें, और चैनल अगर आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलें। सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, दोस्तों को शेयर करें, और अपने विचार, आपके मन में जो कुछ आता है वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की मैथ। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि 5 आदमी एक दीवार को 10 दिनों में बना सकते हैं, तो 10 आदमी उसी दीवार को कितने दिनों में बनाएंगे? तो यहाँ पर हमें क्या करना है, क्या पूछा जा रहा, कितने आदमी, तो 10 आदमी उसी दीवार को कितने दिनों में, दिन पूछा जा रहा। क्या पूछा जा रहा? दिन। तो जो चीज़ पूछी जाती है वो बाद में लिखते हैं। तो पहले क्या लिखेंगे? आदमी, 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 दिन। ठीक भैया, दिख रहा? तो 5 आदमी 10 दिन में काम करते हैं। 5 आदमी अगर उस दीवार को बनवाने के लिए दिया जाए, 5 आदमी 10 दिन में उस दीवार को बना देते हैं। अब दीवार तो देखा होगा बनती हुई, घर पे घर बनता है ना, तो ऐसे बनती है। यदि अगर 10 आदमी लगा दिए जाएं, तो वो दीवार कितने दिनों में बनेगी? अब ऐसे ही सोच लो, 5 आदमी हैं तो 10 दिन में बना रहे हैं, आदमी यहाँ बढ़ गए तो वो काम कम दिनों में समाप्त हो जाएगा। तो इसको लगाते ऐसे हैं, x बराबर, ऊपर की जो संख्या है ऊपर ही लिख दो, 5 × 10 बटे 10, 10 10 कट गया, आंसर बराबर 5 दिन, डेज लिख दो। ठीक, समझ में आ गया? ऐसे लग गया। तो इस तरह से भैया इनको
सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बर्तन 2/3 भरा हुआ है। यदि एक बर्तन को पूरा भरने के लिए 50 लीटर और चाहिए, 50 लीटर और उसमें भर दिया जाए, जो खाली है उसमें 50 लीटर और आएगा, तो बर्तन की क्षमता क्या होगी? इसको लगाने के पहले मैं एक बर्तन बनाता हूँ। ये देखिए एक बर्तन है, ये देखिए, ये देखो बर्तन ऐसे होता है ना, ये देखो बर्तन बन भी गया, ये देखो बर्तन बन भी गया, ये देखो, ओहो हो। अब इसका 2/3 करो तो 1/3 ये हो गया, ये देखो, मतलब एक हिस्सा 1 2 3, 2/3 भाग भरा हुआ है। 2/3 भाग, 2/3 भाग क्या है? भरा है, भरा है, मतलब इतना भरा हुआ है। ठीक, तो कितना भाग खाली है? कितना भाग खाली है? मतलब 3 में 2 हिस्सा भरा है, ये सब हिस्सा भरा है, तो एक हिस्सा खाली है। एक हिस्सा कितने में खाली है? 3 में 2 भरा, तो 3 में 1 खाली। देखो मौखिक से ऐसे समझ में आया, 1/3 भाग खाली है, और जो खाली भाग है इसमें 50 लीटर पानी आ रहा है। कितने लीटर पानी आ रहा? 50 लीटर। ध्यान से समझो, मतलब इतने में 50 लीटर पानी आ रहा, और ये तीनों हिस्से बराबर हैं, तो 50 लीटर यहाँ, 50 लीटर यहाँ, 50 लीटर यहाँ, तो पूरे बर्तन की क्षमता पूछी जा रही, पूरे बर्तन की क्षमता हो जाएगी 150 लीटर। यही आपका आंसर आ जाएगा। ये तो मैंने बातचीत करके बता दिया कि 2/3 भाग भरा हुआ है, 3 में 2 हिस्सा भरा, और तो इसका मतलब 3 में 1 हिस्सा खाली है, और जो खाली उसमें 50 लीटर आ रहा, और तीनों हिस्से बराबर हैं, तो 50 लीटर इसमें, 50 लीटर इसमें, 50 लीटर इसमें, पूरे बर्तन की क्षमता, माने बर्तन में कितने लीटर पानी आएगा, दूध आएगा, जो भी डाला जाए, तो 150 लीटर। अब गणित की भाषा क्या कहती है कि हमें यह देखना है खाली भाग कितना है, तो 1 ऋण 2/3 करते हैं। 3 इक्के 3, 3 में 2 गया, 1/3। अब 1/3 भाग ये है खाली, मतलब 1 में 2/3 भाग घटा दिया, तो पता चल गया इतने भाग खाली है। भरा वाला भाग घटा दिया, खाली भाग आ गया, और 1/3 भाग जो खाली है उसमें कहा जा रहा क्वेश्चन में कि उसमें 50 लीटर और चाहिए, भरने के लिए और चाहिए। मतलब दिमाग में लगाया गया कि 1/3 भाग में आता है 50 लीटर। तो दिमाग लगाने के बाद आया कि चूंकि 1/3 भाग बराबर 50 लीटर, इसलिए अब यहाँ बर्तन की क्षमता, पूरे बर्तन की क्षमता माने पूरा भाग बराबर, तो पूरा भाग माने 1, तो पूरा भाग बराबर कितना? तो चूक के सीधे चले जाओ ऊपर, लिख दो संख्या, फिर वापस आ जाओ। बच्चे ध्यान दें, 1/3 नीचे, तो 1/3। अब बटे के नीचे बटा नहीं लगाते हैं, ये बटा के नीचे की जो संख्या है ऊपर जाती है, वो भी गुणित लगा के 1/3, और इसलिए के पास जो संख्या है ऊपर गुणित करके। समझ में आ गया? अब काटना है, 1 इक्के 1, 1 इक्के 1, 50 3 150, आंसर बराबर 150 लीटर। तो देखो आपका आंसर यहाँ भी और यहाँ भी, दोनों तरह से आपको आंसर हमने दिया। तो समझ में आया? समझ में आया होगा? यस सर। तो एक बार बताओ ना मुंह से। यस सर। हाँ, आंखों से तो बता ही रहे हो,
आंखों से पता चलता है, और लेकिन बोल के भी बता दिया तो फिर और अच्छा लगा, ठीक है ना। तो देखो चित्र से समझाते हैं तो ज़्यादा समझ में आता है, चित्र से। अगला क्वेश्चन, 3 व्यक्तियों ने रुपये 3, रुपये 5.25 तथा रुपये 6.75 के कुछ संतरे खरीदे। एक संतरे की अधिकतम कीमत क्या हो सकती है? अधिकतम कीमत क्या हो सकती है? अधिकतम, बड़ी से बड़ी, अधिक से अधिक। ये अगर भाषा हो तो हम मासा का सूत्र लगाते हैं। तो मासा लगाने के पहले इन सभी जो रुपए दिए गए हैं इनको हम पैसे में तब्दील करेंगे मतलब बदलेंगे। तो देखिए 3 रुपए हैं तो 3 गुणित 100 करो बराबर 300 पैसे। ये क्यों बदले जाते हैं? 100 से ही क्यों गुणा किया जाता है? 100 से गुणा क्यों करते हैं? क्योंकि जब रुपए को पैसे बनाते हैं तो 100 से गुणा करते हैं, और जब पैसे को रुपए बनाते हैं तो 100 से भाग करते हैं। अब 5.25 है तो 5.25 रुपये है, गुणित 100 कर दो। तो जब 100 करोगे तो ये 525 लिख दो, और हमने नियम बताया था 100 से गुणा करना है तो 100 में जितने जीरो हैं उस संख्या के आगे बढ़ा दो। लो बढ़ा दिया। अब दशमलव लगाना है, 2 अंक बाद दशमलव है, इधर से काउंट करो 1 2, यहाँ दशमलव लग गया, मतलब बराबर 525 पैसे। अब देखो 6.75 है, 6.75 गुणित 100, क्योंकि रुपए के पैसे बनाने हैं। फिर 675 लिख देते हैं, और 100 से गुणा करना है तो 2 जीरो बढ़ा देते हैं। 2 अंक बाद दशमलव है तो 2 अंक बाद दशमलव लगा देते हैं, बराबर 675 पैसे। पैसे बन गए। अब इनका हम मासा निकालेंगे। तो पहले छोटी संख्या है 300, 300 से हम 525 को, जो इससे बड़ी उसमें भाग देंगे। तो 300 दूनी 600 होता है, 2 बार जाने वाला नहीं, तो एक बार ले जाओ, 1 टाइम्स ले जाओ। 300 इक्के 300, यहाँ पर माइनस करो 5, यहाँ पर 2, यहाँ 5 में 3 गया 2। अब फिर इसको भाजक बना लो, और ये जो भाजक है इसको भाज्य बना लो। जिस संख्या में भाग देते हैं उस संख्या को हम भाज्य कहते हैं। अब 225 इक्के 225, 225 225, माइनस करो, 10 में 5 गया 5, 9 बचे, 9 में 2 गया 7, यहाँ बचे 2, 2 में 2 गया कुछ नहीं, ये लो। अब इसको भाजक बनाया, जो ऊपर वाला भाजक था इसको भाज्य बना दिया। समझ में आ रहा होगा। अब 75 का टेबल पढ़ेंगे कि 225 से ज़्यादा न जाए। तो 75 3 225 होता है, और ऐसे नहीं आ रहा था तो 7 का टेबल पढ़ो, 22 से ज़्यादा न जाए। तो 7 3 जा 21, 7 रुक 21, तो 3 5 जा 15, 3 7 जा 21, 21 में एक कैरी है, ये 22, ठीक। यहाँ ये कट कर देंगे। अब जब यहाँ शेष कुछ भी ना बचे तो इसके ऊपर जो भाजक होता है वही मासा होता है। लेकिन अभी एक संख्या और है, तो इस 75 से 675 को भाग देंगे। अब देखो 75 इक्के 75 जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 67 से ज़्यादा न जाए। तो 7 9 63, यानी 7 9 जा 63, तो इसका मतलब 9 बार ले जाएंगे, मतलब 75 9 जा
675। कैसे? अब 9 5 45 का 5 कैरी आया 4, 9 7 63 में 4 प्लस करो, 63 में 4 प्लस करेंगे तो 67। ये 5 में 5 गया कुछ नहीं, 7 में 7 गया कुछ नहीं, 6 में 6 गया कुछ नहीं। तो हमारा आंसर आ गया, हमारा अधिकतम मूल्य आ गया 75 पैसे। अधिकतम मूल्य 75 पैसे। एक संतरे का अधिकतम मूल्य 75 पैसे आ गया। देखो ऐसे लगाते हैं। जो मन से पढ़ेगा, जो मन से देखेगा उसको आएगा, उसको आएगा। और जो अगला टेस्ट होगा इसी से होगा। हमें देख रहे हैं कौन मन से सीख रहा है, वो टेस्ट में मालूम पड़ जाएगा। अगला टेस्ट इसी से होगा। दूसरा डस्टर लेके आओ। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 70 संतरों के एक डिब्बे का खरीद मूल्य, खरीद मूल्य माने क्रय मूल्य 59.50 रुपये है, राइट। तो 50 संतरों का खरीद मूल्य क्या होगा? क्या करेंगे यहाँ पर क्रय मूल्य पूछा जा रहा, चूंकि से लगा डालो, जल्दी से लग जाएगा। चूंकि 70 संतरों, चूंकि 70 संतरों का क्रय मूल्य बराबर 59.50, 59.50 रुपये। इसलिए 50 संतरों का, इसलिए 50 संतरों का क्रय मूल्य बराबर। तो देखिए कैसे इसे लिखते हैं। चूंकि के सीधे चले जाओ, जो संख्या मिले ऊपर 59.50। अब वापस आ जाओ, जो संख्या मिले वो नीचे, जो संख्या मिलती है उसे कहाँ लिखते हैं? नीचे, मतलब 70। और इसलिए के पास जो होता है वो लिखते हैं ऊपर 50। समझ में आया? आप क्या करते हैं? काटते हैं। काटने के पहले ये दशमलव को हटाते हैं। 2 अंक बाद दशमलव है, नीचे 2 जीरो बढ़ा दो, ये लो दशमलव हट गया, ये लो। समझ में आ रहा होगा। अब 1 0 ये काट दो, 1 0 ये काटो, 1 0 ये काटो, 1 0 इधर काट दो। समझ में आ गया? आप क्या करते हैं? अब इसे 5 से काटो, 5 इक्के 5, 5 इक्के 5, बचे यहाँ पर 2, हो गए 20, 5 चौको 20, 5 4 जा 20। ठीक। अब इसे 14 से काट दो, 14 से इसे काट दो, 14 चौको 56, यहाँ बचे कितना? 3, हो गए 35, 14 दूना 28। अब 28 और यहाँ बचे कितने? 35 28, कितना अंतर है? 7 का। ये सब पहले से पहले निकाल लिया करो। 7। अब 14 से 7 बचा, छोटा है, जाएगा नहीं, तो दशमलव लगा देते हैं और वो 7 के आगे 0 बढ़ जाएगा, हो जाएगा 70। तो 14 पंचे 70, 14 पंचे 70। ये देखो कट गया। ठीक, आंसर आ गया 42.5, और 0 भी बढ़ा दो थोड़ा अच्छा लगेगा, 0 रुपये। मतलब 50 संतरों का मूल्य 42.50 रुपये। ऐसे ही देखो 70 हैं तो यहाँ देखो 59 है, अधिक है ना, 50 है, इससे कम है तो मूल्य भी कम हो गया। आगे समझ में? ये काटना यहाँ कठिन होता है, लेकिन जब आप इनकी प्रैक्टिस लगातार करते हो,
लगातार बरसते रहते हो तो बाढ़ आ सकती है, लगातार पढ़ते रहोगे तो नंबरों की बाढ़ आएगी, नंबरों की बाढ़ आएगी। हाँ, लगातार बरसते रहो। अगला क्वेश्चन देख लो। 7 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। 7 कुर्सियों का मूल्य, 7 कुर्सी आपने जितने की खरीदी, 2 मेजों का मूल्य बराबर है। मान लो ये 7 कुर्सियां हैं, ये 7 कुर्सियां देखो बन पाएंगी कि नहीं बन पाएंगी, नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन मान लो ये 7 कुर्सियां हैं, ये 7 कुर्सियां हैं, कितनी हुई 4, ये देखो, और इधर ले लेते हैं, ये देखो 7 कुर्सियां हैं, कितनी कुर्सियां हैं 7, अभी कितनी बनी 6, एक और कुर्सी बनाओ, ये 7 कुर्सियां हैं। 7 कुर्सियों का मूल्य जितना है उतने में ये 2 मेजें हैं, ये 2 क्या हैं मेजें, ऐसे बना दो, 2 ये टेबल हैं, ठीक है, ऐसे बना दो, ठीक, समझ में आ गया। मतलब जितने रुपए में, मान लो सपोज दैट, सपोज क्या करो, यहाँ देखो लिखा होगा, नहीं लिखा नहीं है, मतलब भाषा को समझो। यहाँ पर 7 कुर्सियों का मूल्य 2 मेजों के मूल्य के बराबर है। जितने में 2 मेजें मिल रही हैं उतने रुपए में 7 कुर्सियां मिल रही हैं। यदि एक मेज का मूल्य 1050 रुपए है तो एक कुर्सी का मूल्य बताओ। एक मेज कितने की है 1050 की, एक मेज 1050 की है, तो पता करो 2 मेज कितने की होंगी, गुणित 2 कर दो, 0, 2 पंचे 10 का 0 हासिल 1, 2 0 0 हासिल वाला 1, 2 1 2, तो 2100 रुपया क्या है 2 मेज का मूल्य, 2 मेज का मूल्य समझ में आ रहा होगा। मतलब 2100 में 2 मेज, 2100 में ये मेजें मिली तो 2100 की ये 7 कुर्सियां हो गई। तो एक कुर्सी का मूल्य बताओ, तो एक कुर्सी का मूल्य निकालने के लिए हमें 2100 को 7 से भाग देना पड़ेगा, क्योंकि ये 7 मेजों का मूल्य है। एक मेज का मूल्य मालूम करना है तो 7 से भाग देना, 7 1 के 7, 70 21 और ये 0, आंसर बराबर 300 रुपीज़। देखा, ये चित्र से समझ में आया होगा, क्यों ज़्यादा ठीक समझ में आया कि नहीं आया? तो ऐसे लगा लेते हैं, लेकिन जो भाषा को समझेगा वही आगे बढ़ेगा। रीजनिंग में आपकी बुद्धि देखी जाती, कितना ये नज़र का तेज है, कितना तिकड़मी है, कितना तिकड़मी है। गणित में कितना मेहनती है, और हिंदी की जो गद्यांश आते हैं हिंदी के, उसमें समझदार कितना है, भाषा को समझता कैसे है। जैसे कल गद्यांश पढ़ा रहे थे तो उसमें देखो ऑप्शन में दूसरी भाषा लिखी और गद्यांश में दूसरी भाषा, अर्थ वही है, मतलब वही है, लेकिन क्या बदला है, शब्द बदले हैं। तो ये समझदारी के साथ इसमें भी देखो। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य रुपये 128 है। यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य रुपये 12 है तो 1 किलोग्राम चावल का मूल्य क्या होगा? देखो भाषा को समझो भैया। 2 किलोग्राम चावल और 7 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 128, टोटल अमाउंट 128 रुपये।
यदि 1 किलोग्राम गेहूं का मूल्य 12 रुपये है, 1 किलो गेहूं कितने का है? 12 रुपये का। तो देखो क्वेश्चन में कितने किलोग्राम गेहूं खरीदे गए? 7 किलोग्राम। 7 किलोग्राम खरीदे गए ना। तो देखो 7 किलोग्राम गेहूं कितने का होगा? तो 12 7 जा 84, 12 सत्ते 84, 84 रुपये के गेहूं, 84 रुपये ये गेहूं का मूल्य है। ठीक। अब 128 क्या है? 128 में हमें 84 घटाना है। क्यों घटाना है? क्योंकि ये चावल प्लस गेहूं का कुल मूल्य है और ये केवल गेहूं का मूल्य है। चावल गेहूं में गेहूं वाला माइनस कर दो तो चावल का ही तो बचेगा। 8 में 4 गए 4, 12 में 8 गए 4, तो ये 44 रुपये चावल का मूल्य आ गया। चावल का मूल्य आ गया ना। अब वो भी कितने किलोग्राम चावल का मूल्य? 2 किलोग्राम चावल का मूल्य। कितने किलो? 2 किलो। पूछा जा रहा 1 किलोग्राम चावल का मूल्य। 2 किलोग्राम चावल का मूल्य है भैया। 1 किलो चावल का मूल्य पूछ रहे हैं तो 2 से भाग दे दो। 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। आंसर बराबर 22 रुपये प्रति किलोग्राम क्या? चावल। ऐसे आ गया। देखा? समझ में आया होगा। भाषा को पकड़ो। छोटे छोटे गुणा भाग जोड़ घटाना से गणित बनी हुई है क्या? बहुत बड़ा गणित गुणा भाग है, छोटा छोटा है। ऐसे दे दिया जाए आपको 12 गुणी 7 करो, सब कर लोगे। लेकिन यहाँ क्या है? भाषा को समझना है कि किसको क्या करेंगे, गुणा करेंगे कि भाग करेंगे। अब तुम सोचो 7 गुणी 4 कर दो, 2 गुणी 7 कर दो, 14 आ जाएगा। और 14 को 128 में घटा दो, क्या आंसर निकल पाएगा? उसी में घूमते रहोगे, आंसर तक नहीं पहुंच पाओगे। तो इस वजह से भाषा को समझना है। और भाषा वही समझेगा जिसको अपने मम्मी पापा की भाषा समझ में आती है। मम्मी पापा की भाषा क्या है? बेटा पढ़ो, जीवन में आगे बढ़ो, बदमाशी छोड़ो, अच्छे काम करो, ये भाषा है। और जिसको ये भाषा समझ में आ गई उसको ये भी भाषा समझ में आ गई। आप सभी ने ये सभी क्वेश्चन देखे, समझ में आए होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। और अगर ये वीडियो आपको समझ में आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और मुस्कुराते रहें।